हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक के रूप में अपन ने किरचॉफ के नियम को पढ़ा था, फिर उससे संबंधित कुछ उदाहरण देखे थे। अब अपन बात करते हैं वेइटस्टोन सेतु की। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि वेइटस्टोन सेतु होता क्या है। तो ये एक परिपथ इस प्रकार से बनाया गया था। ये एक वैज्ञानिक ने बनाया था जिसका नाम था सीएफ वेइटस्टोन। उन्हीं के नाम पर इसको वेइटस्टोन सेतु के नाम से अपन जानते हैं, और इसको सेतु क्यों कहते हैं उसको अपन आगे समझेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि वेइटस्टोन सेतु किसे कहते हैं। जैसा कि आप इसे चित्र में देख रहे हैं, 4 प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, एक बैटरी जुड़ी हुई है। इससे अपन क्या करते हैं कि एक विशेष परिपथ बनाया। इस विशेष परिपथ की सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो ऐसे परिपथ को अपन क्या कहते हैं, वेइटस्टोन सेतु कहते हैं। अब इस वेइटस्टोन सेतु की संरचना क्या है, इस संरचना के बारे में अपन बात करते हैं। तो संरचना में अपन देखें कि 4 प्रतिरोध P, Q, R और S एक वर्ग की 4 भुजाओं के अंदर लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस वर्ग ABCD की भुजा A से लेकर के C तक इसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है, एक कुंजी जुड़ी हुई है। साथ B व D भुजा के अंदर गैल्वेनोमीटर के साथ में एक कुंजी जुड़ी हुई है। अब अपन ये देखें कि इस BD भुजा के अंदर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन गैल्वेनोमीटर भुजा कहते हैं, यानी धारामापी भुजा कहते हैं। इस भुजा AC के अंदर बैटरी जुड़ी हुई है, इसलिए इसको अपन बैटरी भुजा कह देते हैं। इसके अलावा P, Q, R और S ये 4 प्रतिरोध इन 4 भुजाओं में जुड़े हुए हैं। इनमें से P और Q भुजा है, इन दोनों भुजाओं को तो अपन अनुपातिक भुजा कहते हैं। साथ साथ ये R प्रतिरोध है, ये ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, जबकि S है ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो इस भुजा को अपन अज्ञात भुजा कह देते हैं, इसको अपन ज्ञात भुजा कह देते हैं। ये इसकी संरचना हो गई। अब बात करते हैं वेइटस्टोन सेतु का सिद्धांत और उसमें संतुलन अवस्था क्या होती है, और इस संतुलन अवस्था के लिए अपन व्यंजक प्राप्त करेंगे जिसकी सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो, सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो सीधा सीधा ही अपन कह देते हैं कि वेइटस्टोन सेतु का सिद्धांत ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका तो यह है प्रश्न पूछने का। दूसरे तरीके में ये पूछते हैं कि किरचॉफ के नियम की सहायता से आप वेइटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और संतुलन अवस्था के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब अपन देखें, यहां इस परिपथ में कुंजी K1 और कुंजी K2 2 अलग अलग कुंजियां लगी हुई हैं, दोनों अलग अलग भुजाओं में हैं। तो इस परिपथ में अपन धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करेंगे, जिससे इस परिपथ में धारा I प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। ये धारा I बिंदु A पर जाने के पश्चात 2 भुजाओं में विभाजित होती है, इसलिए यहाँ धारा I1 और I2 के रूप में प्रवाहित होती है। I1 धारा A से B भुजा में प्रवाहित हो रही है और I2 धारा A से D भुजा में प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ अपन देखें कि B बिंदु पर भी धारा 2 दिशाओं में जा सकती है, इसी प्रकार से D बिंदु पर भी धारा 2 दिशाओं में जा सकती है। अब अपने सामने समस्या ये आ रही है कि यहाँ B से D की ओर भी धारा आ सकती है और D से B की ओर भी जा सकती है। तो धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित होगी, इसे समझने के लिए अपन ये कहेंगे कि बिंदु B और D का जो विभव है वो धारा को प्रवाहित करवाएगा। अब यदि A से चलने के पश्चात B बिंदु पर विभव और D बिंदु पर विभव, इन दोनों पर अपन बात करें तो सबसे पहले मान लेते हैं कि बिंदु B पर विभव VB और बिंदु D पर विभव VD से अधिक है, यानी B बिंदु का विभव ज्यादा है, तो फिर धारा B से D की ओर प्रवाहित होगी। इसके विपरीत यदि ऐसा होता कि VD इज ग्रेटर देन VB, यानी D बिंदु पर विभव ज्यादा और B पर कम होता, तो धारा फिर D से B की ओर प्रवाहित होगी। तो अब अपन कह रहे हैं कि एक बार इसका विभव ज्यादा हो सकता है, एक बार इसका विभव भी ज्यादा हो सकता है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि दोनों ही की विभव बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा,
यानी एक कंडीशन अपन ले रहे हैं VB इज इक्वल टू VD हो जाए तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में अपन देखें दोनों पर विभव का मान समान होता है। अपन पहले कह चुके हैं कि चालकों का यदि विभव समान है तो उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए अपन कहेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए यहाँ ये जो धारामापी है इस धारामापी में धारा शून्य होगी, तो इसमें विक्षेप भी शून्य होगा, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति अपने पास प्राप्त हो जाएगी। और इस शून्य विक्षेप की स्थिति को ही अपन क्या कहते हैं, संतुलन अवस्था कहते हैं। और इस संतुलन अवस्था के लिए ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो अब संतुलन अवस्था के लिए व्यंजन प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं कि बात करते हैं संतुलन अवस्था की, कि संतुलन अवस्था कब प्राप्त होती है, जब VB और VD क्या है, बराबर है, यानी बिंदु B पर और D पर विभव का मान एक समान है। तो अपन क्या कह रहे थे कि B से D की ओर या D से B की ओर धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब धारा IG का मान शून्य हो गया। इसका मतलब हो गया कि I1 धारा का मान बिंदु B पर दो भागों में विभाजित नहीं होगा, ये केवल I3 की ओर प्रवाहित होगा। उस स्थिति में धारा I1 और I3 का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो I2 धारा है ये भी दो भागों में विभाजित नहीं होगी, केवल I4 धारा के रूप में प्रवाहित होगी, इसलिए धारा I2 और I4 क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ अपन देखें, पहले अपन कह रहे थे कि बिंदु B पर धारा यहाँ I3 जा रही है, कुछ धारा IG इधर आ रही है, तो शेष धारा इस दिशा में जाएगी, इसलिए अपन ने लिखा था I3 का मान क्या है, I1 धारा कुल थी उसमें से IG धारा इस दिशा में आ रही है, और IG धारा कम होने से I1 माइनस में IG धारा I3 के रूप में प्रवाहित होगी। ठीक इसी प्रकार से ये IG धारा बिंदु D पर आकर के इस I2 के साथ में मिलेगी, तो अपने को I4 धारा प्राप्त हो जाएगी, यानी I2 प्लस में IG धारा प्राप्त होगी। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ धारा IG का मान कितना है, 0 है, इसलिए I1 और I3 का मान बराबर हो गया, I2 और I4 का मान भी बराबर हो गया। अब संतुलन अवस्था के लिए अपन व्यंजक प्राप्त करते हैं। व्यंजक प्राप्त करने के लिए अपन कह रहे हैं कि बिंदु A और B ये दोनों बिंदुओं के मध्य का विभव और बिंदु A व D बिंदु के मध्य का विभव क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, VA माइनस में VB इक्वल टू VA माइनस में VD, यानी इन दोनों के मध्य का विभवांतर और इन दोनों के मध्य का विभवांतर बराबर है। इन दोनों के मध्य अपने पास P प्रतिरोध है, इन दोनों के मध्य अपने पास R प्रतिरोध है, इसलिए अपन कहेंगे कि इन दोनों के मध्य का जो विभवांतर है वो कितना होगा, यानी VA माइनस में VB का मान कितना होगा। इस प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, तो ये मान आ जाएगा I1P। इसी प्रकार A और D बिंदु के मध्य जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, I2 है, इसमें R प्रतिरोध पर इतनी I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो विभवांतर कितना हो गया, I2 इंटू में R हो गया। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से I1 अपॉन I2 ज्ञात करते हैं, इस I2 को अपन इधर ले आए और P को इधर लेके चले जाएं, तो ये मान हो गया I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R अपॉन P। यहाँ आप गलती नहीं करें, क्योंकि इस I2 को अपन इधर लेके आएंगे तो फिर ये P इधर बटा में जाएगा। कई बार क्या करते हो कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू P अपॉन R लिख देते हैं, यहाँ P अपॉन R नहीं आएगा, R अपॉन P आएगा। वो इसलिए क्योंकि R तो इधर रह गया, ये P इधर जाएगा और ये I2 इधर जाएगा। इस गलती को न दोहराएं। अब इसी प्रकार से अपन बात करें बिंदु B और C, क्योंकि C बिंदु पर भी ये दोनों भुजाएं आपस में मिल जाती हैं, इसलिए B और C के मध्य का जो विभवांतर है वो मान और D और C के मध्य का विभवांतर भी क्या होगा, बराबर होगा, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं VC माइनस में VB इज इक्वल टू VC माइनस में VD। अब VC माइनस VD याद करें तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I3 धारा, और I3 धारा कितने प्रतिरोध पर है, Q प्रतिरोध पर, इसलिए इसका मान हो जाएगा I3 इंटू में Q इक्वल टू। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य अपन ज्ञात करें तो S प्रतिरोध पर I4 धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए I4 इंटू में S हो जाएगा। अब अपन कह रहे हैं कि VB और VD का मान जब बराबर है उस समय धारा IG का मान 0 है, और ऐसी स्थिति में I1 का मान I3 है और I2 का मान I4 है, इसलिए जहाँ I3 है वहाँ तो क्या लिख देंगे I1, तो ये आ जाएगा I1 इंटू Q इक्वल टू, ये I4 है उसका मान कितना है I2 है, इसलिए यहाँ पर I2 रख दिया।
अब यहाँ से भी अपन क्या करते हैं, इस I2 को इधर ले आते हैं, तो ये I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू में S अपॉन ये Q इधर बटा में चला जाएगा। तो यहाँ पर दो स्थितियां अपने को प्राप्त हो गई, एक तो इन दोनों बिंदुओं के लिए और एक इन बिंदुओं के लिए। अब इन दोनों स्थितियों में अपन देखें कि ये समीकरण एक है, इसमें भी I1 अपॉन I2 आ रहा है, ये समीकरण है 2, इसमें भी I1 अपॉन I2 आ रहा है, इसलिए ये दोनों मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना अपन करते हैं, तो तुलना करने पर मान प्राप्त हो गया R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q। अब इसको अपन देखें, P को इधर लेके चले जाते हैं, S को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये P इधर जाएगा, तो ये R अपॉन S इज इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन Q। या फिर इसको विपरीत लिख दें तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो गया। यानी ये जो संबंध है ये संतुलन अवस्था का संबंध है, इसे ही अपन प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसी की सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध यदि S ज्ञात करें तो क्या करेंगे, इसको विपरीत कर देते हैं, तो ये हो जाएगा S अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन P, और ये R इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो S इक्वल टू में आ जाएगा Q अपॉन P इंटू में R। इस व्यंजक की सहायता से अपन क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध इसे वेस्टर्न सेतु से ज्ञात करते हैं। अब अपन एक बात शुरू में चर्चा कर रहे थे कि इसे सेतु क्यों कहते हैं, तो सेतु इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब बिंदु B और D है, इन दोनों का विभव एक समान होता है, उस स्थिति में इस भुजा में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपन देखें कि यहाँ ये एक पुल की तरह कार्य करता है, जिस प्रकार से नदी पर पुल है उसके ऊपर जल के बहाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इसको अपन सेतु कह रहे हैं। इसी कारण इसको अपन वेस्टर्न सेतु कहते हैं। अब इस पर आधारित एक मुख्य बिंदु अपन ये बात कहेंगे कि यदि अपन को अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है और उसका मान अपन सुग्राह्य रूप में प्राप्त करना चाह रहे हैं, यानी सबसे शुद्ध रूप में अपन मान प्राप्त करेंगे, तो ऐसी स्थिति के लिए ये जो प्रतिरोध के मान हैं उन सब की समान कोटि होनी चाहिए, जिससे कि इसमें शुद्धता से अपने को मान प्राप्त होगा। अब अपन बात करते हैं, पहले जैसे मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछा जाता है, एक तो किरचॉफ के नियम की सहायता से और एक सीधे ही पूछ लेते हैं। तो सीधे ही यदि अपन पूछते हैं तो उस स्थिति के लिए तो अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं। अब यदि किरचॉफ के नियम की सहायता से अपन प्रतिबंध ज्ञात करना चाहते हैं तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये जो धारामापी है, इस धारामापी का प्रतिरोध कितना है, RG है, और इसमें से IG धारा प्रवाहित होती है। यानी जब कुंजी K1 को अपन बंद करके धारा प्रवाहित करते हैं और इससे कुंजी K2 को भी बंद कर देते हैं, तो उस स्थिति में इसमें धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, IG धारा प्रवाहित हो रही है। ये I1 धारा है, इसका कुछ भाग तो IG के रूप में प्रवाहित होता है, शेष भाग I1 माइनस में IG है वो I3 धारा के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो I2 धारा है इसमें IG धारा और मिल जाती है, तो I2 प्लस में IG धारा मिलकर के I4 धारा प्रवाहित होती है, और बिंदु C पर ये वापस दोनों धाराएं मिलकर के I धारा वापस प्रवाहित होने लगती है। अब यहाँ अपन क्या करना चाह रहे हैं, किरचॉफ का नियम लगाना चाह रहे हैं, तो दो लूप अपन लेके चलते हैं। पहला लूप तो ये ले लेते हैं और दूसरा ये ले लेते हैं। तो अपन पहले लूप में किसी भी एक दिशा में लेके चलते हैं, जैसे A से B से D और D से A की ओर चले। अपन ले रहे हैं लूप A B D A में, तो चलने की दिशा अपनी क्या है, A से B, यानी इस प्रकार से अपन चल रहे हैं। A से B में अपन चलेंगे तो सबसे पहले अपने पास प्रतिरोध P में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इस प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा उसको अपन क्या लेंगे, माइनस में लेंगे या प्लस में, क्योंकि अपन धारा की दिशा में चल रहे हैं और धारा की दिशा में अपन क्या करते हैं, विभवांतर माइनस में लेते हैं, इसलिए माइनस में I1P। अब अपन बिंदु B से D पर आ रहे हैं, जिसमें IG धारा इसे गैलोमीटर में से प्रवाहित हो रही है, जिसका प्रतिरोध कितना है, RG है, इसलिए यहां पर विभवांतर क्या होगा, माइनस में IG इंटू RG। फिर अपन D से A बिंदु पर चलेंगे। D से A बिंदु पर अपन यदि चलते हैं तो धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, इसका मतलब यहां पर अपन विभवांतर क्या लेंगे, प्लस में लेंगे,
और कितना लेंगे, I2 धारा R प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही है तो I2 इंटू में R, और इन सब का योग कितना हो जाएगा 0। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है और इसके आधार पर अपन ये मान ज्ञात कर लिया। अब इसको एक समीकरण ले लेते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा लूप है B C D B, अपन चलने की यही दिशा ले लेते हैं, इसके विपरीत भी ले सकते हैं। तो अपन अगला लूप ले रहे हैं, लूप B C D B में। इस लूप में अपन B से शुरू कर रहे हैं, B से C पर I3 धारा Q प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही है, इसलिए यहाँ धारा की दिशा में चलने पर विभवांतर माइनस में लेंगे, कितना हो गया I3 इंटू में Q। फिर अपन क्या करते हैं, C से D बिंदु पर चलते हैं। तो C से D में चल रहे हैं तो धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, I4 धारा S प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लस में I4 इंटू S हो गया। फिर D से B बिंदु की ओर, यहाँ भी धारा के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी प्लस में कितना मान हो गया, प्रतिरोध Rg, धारा कितनी है Ig, तो ये Rg इंटू में Ig और इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। अब अपन यहाँ कर रहे हैं कि I3 का मान तो रख देते हैं I1 माइनस में Ig और I4 का मान रख देते हैं I2 प्लस में Ig। तो ये मान हो गया माइनस में I3 की जगह मान रख दिया अपन ने I1 माइनस में Ig इंटू में Q, प्लस I4 के स्थान पर मान रख दो I2 प्लस में Ig इंटू में S, प्लस में Rg इंटू Ig इक्वल टू 0। ये एक दूसरी समीकरण होगी। अब अपन कह रहे हैं कि अपने को संतुलन अवस्था का प्रतिबंध ज्ञात करना है। संतुलन अवस्था में अपन क्या कह रहे थे कि BD भुजा में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो अपन लिखेंगे कि संतुलन अवस्था में धारा Ig का मान कितना होता है 0 होता है। इसलिए इन दोनों समीकरणों में जहां धारा Ig है उसका मान 0 कर देते हैं। तो समीकरण 1 से तो ये मान हो गया माइनस में I1P, ये मान 0 हो गया, प्लस में ये बचेगा तो प्लस I2 इंटू R इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करते हैं, इसे I1 वाले पद को उस पक्ष में ले जाते हैं तो ये मान प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया I1P इज इक्वल टू I2 R। अब इस I2 को इधर ले आते हैं और P को इधर ले चलते हैं, तो ये मान आ गया अपने पास I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन P। एक समीकरण अपने पास ये ले लेते हैं, ये समीकरण आई अपने पास समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, इस समीकरण 2 में भी Ig का मान 0 रख देते हैं। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अपने पास मान है माइनस में I1 माइनस में Ig का मान कितना है 0 इंटू में Q, प्लस यहाँ I2 प्लस में Ig का मान यहाँ भी 0 है इंटू में S, प्लस यहाँ Ig का मान 0 है इसलिए ये पद भी 0 हो गया और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये मान हो गया माइनस में I1Q और प्लस में I2 इंटू S इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी अपन क्या करते हैं, इस पद को दूसरे पक्ष में ले चलते हैं तो ये मान भी प्लस का हो जाएगा, तो I1Q इज इक्वल टू क्या हो गया I2S। अब यहाँ I2 को इधर बटा में ले आते हैं तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू में S, ये Q है इसको बटा में लेके चले जाएंगे तो Q बटा में आ गया। ये समीकरण अपने पास दूसरी समीकरण से प्राप्त होती है। अब समीकरण 3 और 4 को देखें, दोनों में ही I1 अपॉन I2 आ रहा है, इसका मतलब ये पक्ष भी दोनों का बराबर होगा, जिससे R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q हो गया। यहाँ से आप अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना चाहें तो S का मान ज्ञात कर लेंगे, तो S इज इक्वल टू क्या होगा, ये Q इधर आके गुणा हो जाएगा तो ये Q अपॉन P इंटू में R। ये तो अज्ञात प्रतिरोध का मान अपने को प्राप्त हो गया। और प्रतिबंध को अपन उसी प्रकार से लिखना चाहें तो ये P तो इधर चला जाएगा और ये S है उसको इधर ले आएंगे, तो फिर ये इस रूप में लिखेंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये प्रतिबंध अपन ने उसमें भी ज्ञात किया था, इसका मतलब हो गया कि ये इस रूप में किरचॉफ के नियम से भी अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इस प्रतिबंध की सहायता से अपन
इस वेस्टर्न सेतु के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उन अनुप्रयोगों से अपन प्रयोग भी करेंगे। तो अपन इस चैप्टर को एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में लेके चल रहे हैं, जिसमें अपन कह रहे थे कि इससे संबंधित कुछ प्रयोग भी अपने हैं और उन प्रयोगों को अपन इस लेसन में भी करेंगे और मैं आपको उस स्थिति में लैब के अंदर भी लेके जाऊंगा, तब देखेंगे कि किस प्रकार से अपन ये प्रयोग करते हैं।